सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। संस्कृत व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के 10वें भाग में आज हम समास से ही संबंधित और 40 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने समास प्रकरण को प्रारंभ कर दिया था, जिसमें हम सामान्य समास से संबंधित प्रश्नों को, इसके अतिरिक्त अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, केवल समास से संबंधित प्रश्नों को देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम और 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं या जो महत्वपूर्ण है, जिनसे विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकता है, जिनके आने की परीक्षा में संभावना है। तो स्पेशली इस वीडियो में जो शब्द दिए गए हैं, जिनके समास विग्रह दिए गए हैं, जिनके समस्त पद दिए गए हैं, उनको आपको समास के संबंध में बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि समास में ये जो हमारी प्रश्नोत्तरी है, इस प्रश्नोत्तरी में समास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, आपको परीक्षा में 2-3 प्रश्न इनमें से सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त पहले हम व्याकरण प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत ही संज्ञा, संधि, प्रत्यय इत्यादि से संबंधित प्रश्न हल कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रश्नोत्तरी नाम की एक प्लेलिस्ट है, जिससे कि आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त साहित्य से संबंधित लगभग 500 प्रश्न हम हल कर चुके हैं, वो भी आप प्रश्नोत्तरी की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अगर आपको जानकारी नहीं है, आप पहली बार चैनल पर आए हैं या आपको इस विषय में पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए हम संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से सारा पाठ्यक्रम पढ़ चुके हैं। तो उससे संबंधित प्लेलिस्ट भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के नाम से बनी हुई है, जिसमें से आप संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिलेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट चैनल पर हैं। संस्कृत व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्यशास्त्र, लौकिक साहित्य, वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज़, प्रैक्टिस सेट, ट्रिक्स भंडार। तो आप चैनल पर जाइए, अच्छे से चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप हमसे जुड़े हुए नहीं हैं तो पहले से अपलोडेड जो वीडियोस हैं वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला और इस प्रश्नोत्तरी का 301वां प्रश्न है, च अर्थे द्वंद्वः इत्यत्र चकारस्य कति अर्था। च अर्थे द्वंद्वः सूत्र जो कि द्वंद्व समास का विधान करता है कि द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है। इसमें च के कितने अर्थ हैं? त्रयः, चत्वारः, पंच या फिर षट। तो बहुत ही डिटेल में हम समास को पूर्व में पढ़ चुके हैं। संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट से आप पहले से अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो च के 4 अर्थ होते हैं: समुच्चय अर्थ, अनवाच्य अर्थ, इतरेतर अर्थ और समाहार अर्थ। उनमें से जो इतरेतर और समाहार है, उनमें द्वंद्व समास का प्रयोग होता है, उनमें द्वंद्व समास होता है। तो च के कितने अर्थ होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, चत्वारः। 302वां प्रश्न है, द्वंद्व समासः कतिविधः। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? त्रिविधः, चतुर्विधः, पंचविधः या फिर षड्विधः। तो द्वंद्व समास होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। देखिए, इतरेतर और समाहार, इन 2 अर्थों में जो च होता है, इस इतरेतर का ही एक प्रकार होता है एक शेष द्वंद्व। इतरेतर समास वो समास होता है जिसमें घटक पदों की सभी की समानता होती है, अर्थात अगर 2 घटक पदों में समास हुआ है तो दोनों पद महत्वपूर्ण हैं, 3 में समास हुआ है तो तीनों महत्वपूर्ण हैं। जबकि समाहार जो है उसमें समूहों के अर्थ की प्रधानता होती है, अलग अलग घटक पदों की प्रधानता नहीं होती। तो इतरेतर का ही एक भेद है एक शेष द्वंद्व। इसमें सभी पदों की प्रधानता तो होती है, लेकिन उन सभी पदों में से शेष केवल एक रह जाता है, तो वो एक शेष द्वंद्व होता है। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है: इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। 303वां प्रश्न है, समाहार द्वंद्वे समस्त पदम कस्मिन् लिंगे भवति। समाहार द्वंद्व में समस्त पद किस लिंग में होता है? तो इन सभी के विषय में हम पूर्व में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि जो इतरेतर द्वंद्व समास है उसमें तो
समस्त पद का लिंग उत्तर पद के लिंग के अनुसार होता है, जबकि जो समाहार द्वंद्व है उस समाहार द्वंद्व में जो समस्त पद बनता है उसका लिंग नित्य ही नपुंसक लिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, नपुंसक लिंगे। 304वां प्रश्न है, समाहार द्वंद्वे समस्त पदस्य वचनम किम भवति। समाहार द्वंद्व में समस्त पद का वचन क्या होता है। देखिए, समाहार द्वंद्व बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है द्वंद्व के अंतर्गत। कई बार इससे संबंधित एग्जाम्पल देकर परीक्षा में विद्यार्थी को कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो समाहार द्वंद्व को, हालांकि वैसे तो आपको सारा ही अच्छे से पढ़ना है, लेकिन फिर भी समाहार द्वंद्व के विषय में आपको स्पेशली और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है। समाहार द्वंद्व में जो समस्त पद बनता है उस समस्त पद का वचन क्या होता है। उत्तर पदानुसारम, घटक पद संख्यानुसारम, नित्य एक वचनम या फिर बहुवचनम। तो समाहार द्वंद्व में वचन होता है नित्य ही एक वचन। समाहार द्वंद्व जहाँ पर भी होगा वहाँ पर समस्त पद आपको नित्य एक वचन नपुंसक लिंग में दिखाई देगा, जैसे कि पाणिपादम, यूकलिक्षम। इस प्रकार के पदों में आपको नित्य रूप से नपुंसक लिंग और एक वचन के पद दिखाई देंगे। 305वां प्रश्न है, समूह अर्थस्य प्रधानता भवति। समूह के अर्थ की प्रधानता होती है इतरेतर योग द्वंद्वे, एक शेष द्वंद्वे, समाहार द्वंद्वे या फिर सर्वे, सभी में। तो समूह के अर्थ की प्रधानता कहाँ होती है, समाहार द्वंद्व में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि सभी घटक पदों की समानता कौन से द्वंद्व में होती है, इतरेतर योग द्वंद्व में, और एक शेष में भी होती है। एक शेष इसी का एक अवांतर भेद है, इसलिए जो इतरेतर योग के संबंध में हम कहेंगे वो एक शेष में स्वतः ही आ जाएगा। बस एक शेष और इतरेतर में ये ही डिफरेंस है कि इतरेतर में तो जितने भी घटक पदों में समास हुआ है समस्त पदों के अंतर्गत वो सारे पद दिखाई देते हैं, जबकि एक शेष द्वंद्व में केवल एक ही पद शेष दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 306वां प्रश्न है, हरिहरौ इत्यस्मिन् पदे पूर्व प्रयोगस्य विधायकम सूत्रम अस्ति। हरिहरौ पद में पूर्व प्रयोग का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है। देखिए, समास में जब हमने प्रारंभ किया था पिछले वीडियोस में भी, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक घटक पदों में समास होता है तो वहाँ पर एक समस्या आ जाती है कि कौन से पद को पहले लिखें, किस पद का पूर्व प्रयोग करें और किस पद का उत्तर प्रयोग करें। तो उसके लिए एक जो सामान्य नियम है वो उपसर्जनम पूर्वम है कि उपसर्जन संज्ञक की पूर्व प्रयोग होना चाहिए। लेकिन द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग के लिए बहुत सारे अलग से नियम बताए गए हैं। तो द्वंद्व समास में ये जो पूर्व प्रयोग का प्रकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब भी आप द्वंद्व समास पढ़ें, पूर्व प्रयोग से संबंधित जो सूत्र हैं उनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि हरिहरौ इस पद में पूर्व प्रयोग का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है। हरिश्च, हरश्च। इस विग्रह में जब हरि और हर पद का समास होता है तो हम कैसे ये निश्चित करते हैं कि हरि को पूर्व में लिखें या हर को। तो यहाँ पर जो पूर्व प्रयोग के विधान करने वाला सूत्र है वो कौन सा है, द्वंद्वे घी, अजाद्यंतम, अल्पाचतरम या फिर अभ्यर्हितम च। तो यहाँ पर जो पूर्व प्रयोग का विधान करने वाला सूत्र है वो हो जाएगा द्वंद्वे घी। द्वंद्व समास में घी संज्ञक का पूर्व प्रयोग होता है। और घी संज्ञक क्या होता है, शेषो घी असखी, अर्थात ऋष्व इकारांत और उकारांत शब्द घी संज्ञक कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में या तो ह्रस्व ई हो या ह्रस्व उ हो वो घी संज्ञक होते हैं। और जब द्वंद्व समास होता है तो घी संज्ञक का पूर्व प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हरि और हर इन 2 शब्दों में ई जो है ये इकारांत है, इस कारण हरि पद घी संज्ञक हो गया और घी संज्ञक का यहाँ पर पूर्व प्रयोग किया गया है, हरि को पहले लिखा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आप और भी डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट से द्वंद्व समास से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 307वां प्रश्न है, शिव केशवौ पदे पूर्व प्रयोगस्य विधायकम सूत्रम अस्ति। शिव केशवौ पद में पूर्व प्रयोग का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, द्वंद्वे घी, अजाद्यदंतम,
अल्पाचतरम या फिर अभ्यर्हितम च। कौन सा सूत्र यहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर जो विधान करने वाला सूत्र है वो होगा अल्पाचतरम। घटक पदों में जिस पद में अल्प अच हो, कम स्वर हो, उस पद का पूर्व प्रयोग किया जाता है। तो शिव जो पद है इसमें 2 स्वर हैं, ई और अ, तो 2 स्वर वाला है। केशव में 3 है, ए, श में अ और व में अ, तो कम अच वाला हो जाएगा शिव। इसके अकॉर्डिंग शिव का पूर्व प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर विधान करने वाला सूत्र है अल्पाचतरम। 308वां प्रश्न है ईश कृष्णौ इत्यत्र पूर्व प्रयोग विधायकम सूत्रम अस्ति। ईश कृष्णौ पद में पूर्व प्रयोग का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? द्वंद्वे घी अजाद्यदंतम, अजादि अदंतम, अल्पाचतरम या फिर अभ्यर्हितम च। तो इस पद में जो पूर्व प्रयोग का विधान करने वाला सूत्र है वो है अजादि अदंतम, अर्थात घटक पदों में ऐसा पद जिसके आदि में अच हो और अदंत हो, जिसके अंत में अ हो, ऋस्व अ हो, ऐसे पद का पूर्व प्रयोग होता है। तो ईश और कृष्ण इन दोनों में से आदि अच किस में है? ई में। ई आदि अच है और श में अ है, तो ये कैसा पद हो जाएगा? आदि अच और अदंत वाला पद। तो अजाद्यदंतम सूत्र के अनुसार यहाँ पर ईश पद का पूर्व प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 309वां प्रश्न है पाणिच पादौ च तेषां समाहारः अत्र समस्त पदम किम। पाणिच पादौ च बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें ये प्राणी के अंगवाची शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। और समाहार द्वंद्व समास का जो समस्त पद है वो हम पूर्व में बात कर चुके हैं, नित्य नपुंसक लिंग और एक वचन में दिखाई देता है। तो कौन सा पद यहाँ पर बनेगा? पाणिपादौ, पाणिपादौ, पाणिपादम या पाणिपादम। तो जो सही पद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, पाणिपादम। 310वां प्रश्न है माता च पिता च इत्यत्र समस्त पदम किम स्यात्। माता च पिता च में समास होकर समस्त पद क्या बनेगा? पितरौ, माता पितरौ, मात पितरौ या फिर पितरौ और माता पितरौ दोनों। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। माता च पिता च में जब समास होता है तो एक तो सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त होता है अभ्यर्हितम च, और इस सूत्र के अनुसार जो ज़्यादा पूजनीय है उसका पूर्व प्रयोग होकर और पद बन जाता है माता पितरौ। दूसरा एक और सूत्र यहाँ पर एक शेष द्वंद्व से संबंधित प्रवृत्त हो जाता है पुमान स्त्रिया। पुमान स्त्रिया नहीं, एक शेष एक सूत्र है जो ये विधान करता है कि माता और पिता जब इन दोनों पदों में समास होता है तो पुल्लिंग का पद शेष रहता है। तो उसके अनुसार यहाँ पर पितृ पद शेष रहेगा, लेकिन पद तो एक ही शेष रहेगा, लेकिन वचन का प्रयोग जितने भी घटक पद हैं उनके अनुसार किया जाएगा। तो 2 घटक पद हैं इसमें, एक माता एक पिता, तो यहाँ पर हम वचन का प्रयोग करेंगे द्विवचन का, इसलिए जो पद बनेगा वो बनेगा पितरौ। तो माता च पिता च में दोनों ही प्रकार के पद बन सकते हैं, पितरौ भी और माता पितरौ भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। 311वां प्रश्न है रामः पदस्य समास विग्रह स्यात्। रामः पद का समास विग्रह क्या होगा? तो देखिए आपको अच्छे से प्रश्न को देखना है, समझना है। अब बताइए रामः पद का समास विग्रह क्या होगा? सर्वे रामः, रामश्च रामश्च, रामश्च 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 या फिर कोऽपि न। तो यहाँ पर जो इसका सही समास विग्रह होगा वो होगा रामश्च रामश्च रामश्च। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र ये विधान किसके अनुसार हुआ है? एक सूत्र है एक शेष द्वंद्व समास के संबंध में, वो ये कहता है कि अगर एक ही प्रकार की एक विभक्ति वाले समान पद हों और उनमें अगर समास हो तो एक पद ही शेष रह जाता है। तो 3 राम है, रामः च रामः च रामः च। जब इनमें समास करते हैं तो राम केवल एकमात्र शेष रह जाता है, लेकिन वचन इसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि 3 घटक पद हैं, तो उनके अनुसार बहुवचन का पद रामः इस प्रकार से यहाँ पर बन जाता है। तो रामः का समास विग्रह हो जाएगा रामश्च रामश्च रामश्च। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 312वां प्रश्न है हंसश्च हंसी च इत्यत्र समस्त पदम किम स्यात्।
हंसश्च हंसिश्च में समस्त पद क्या होगा? हंस हंसौ, हंसौ हंसी, हंसौ या फिर हंस हंसी। तो यहाँ पर जो सही समस्त पद बनेगा वो बनेगा हंसौ, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर एक सूत्र प्रवृत्त होता है पुमांस स्त्रिया। ये सूत्र कहता है कि अगर एक ही पद से अगर स्त्रीलिंग भी बने, जैसे कि तट, इसमें स्त्रीलिंग का प्रत्यय लगाकर तटी भी बन जाता है। जैसे नद है, इसमें स्त्रीलिंग का पद बनाकर स्त्रीलिंग का प्रत्यय लगाकर नदी भी बन जाता है। तो एक ही पद से जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग बने और उनमें जब समास हो तो पुल्लिंग का पद शेष रहता है। तो इस सूत्र के अनुसार हंस और हंसी, ये हंसी जो पद है ये स्त्रीलिंग का प्रत्यय लगने से हंस में लगा स्त्रीलिंग का प्रत्यय तब हंसी बना। इस कारण यहाँ पर पुमांस स्त्रिया प्रवृत्त होता है, हंस मात्र शेष रहता है और दो घटक पदों के अनुसार द्विवचन का पद यहाँ पर हंसौ बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 313वां प्रश्न है, द्वौ च दश्च इति समस्त पदम किम स्यात्? समस्त पद क्या बनेगा? द्विदश, द्वादशः, द्वादश या फिर द्वौदश। तो यहाँ पर जो सही समस्त पद बनेगा वो बनेगा द्वादश, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 314वां प्रश्न है, सा च रमा च इति समस्तम पदम किम स्यात्? सा च रमा च में जब समास होगा तो समस्त पद क्या बनेगा? सा रमा च, सा रमौ, रमौ या फिर ते। तो देखिए यहाँ पर जो सही समस्त पद होगा वो होगा ते। कैसे? एक सूत्र है त्यदादिनी सर्वै नित्यम, त्यदादिनी सर्वै नित्यम सूत्र ये विधान करता है कि त्यद इत्यादि, त्यद, यद, तत् इत्यादि पदों का जब समास होता है तो नित्य रूप से ही जो त्यद आदि हैं वो एक शेष रह जाते हैं। तो सा च रमा च इनमें जब समास होगा तो सा शेष रह जाएगा और चूंकि ये दो घटक पद हैं तो दो घटक पदों के अनुसार ते पद यहाँ पर बन जाएगा। सा ते, द्विवचन का पद ते यहाँ पर रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। है रथिकाश्च अश्वारोहाश्च इत्यत्र समस्त पदम किम स्यात्? रथिकाश्च अश्वारोहाश्च में जब समास होता है तो समस्त पद क्या बनेगा? रथिका अश्वारोहा, अश्वारथिका, रथिका अश्वरोहम या फिर रथिका अश्वरोह। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, रथिका अश्वरोहम। रथिका अश्वरोहम नपुंसक लिंग का एक वचन का पद बनेगा क्योंकि रथिकाश्च अश्वारोहश्च यहाँ पर एक सूत्र प्रवृत्त हो जाता है प्राणी तूर्य सेना अंगानाम, जो ये विधान करता है कि सेना के अंगवाची पदों में जब समास होता है तो वो समास कैसा होता है? समाहार द्वंद होता है। तो समाहार द्वंद में नित्य एक वचन नपुंसक लिंग का पद रथिका अश्वारोहम बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 316वां प्रश्न है, शिरश्च ग्रीवाच इत्यत्र समस्त पदम किम स्यात्? शिरश्च ग्रीवाश्च में समस्त पद क्या बनेगा? शिरस ग्रीवा, शिरग्रीवा, शिरग्रीवे या फिर शिरोग्रीवम। तो यहाँ पर जो सही समस्त पद बनेगा वो बनेगा शिरोग्रीवम। ये भी प्राणी के अंगवाची पद हैं तो जब इनमें समास होगा तो कैसा समास होगा? समाहार द्वंद समास होगा और नित्य एक वचन नपुंसक लिंग का पद शिरोग्रीवम यहाँ पर बन जाएगा। 317वां प्रश्न है, वाक् च मनश्च इत्यत्र समस्त पदम किम स्यात्? इन दोनों में जब समास होगा तो समस्त पद क्या बनेगा? वाक् मनः, वाग्मनः, वांगमनः या फिर वांगमनसे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, वांगमनसे। अब यहाँ पर कौन सा समास हुआ है? यहाँ पर समाहार द्वंद समास नहीं हुआ है, यहाँ पर इतरेतर द्वंद समास हुआ है। क्यों? क्योंकि वाक और मन, वाक तो प्राणी का अंगवाची है लेकिन मन जो है वो अंग नहीं है प्राणी का, इसलिए जब इन दोनों में समास होगा तो समाहार द्वंद नहीं होगा, इतरेतर द्वंद होगा और द्विवचन का पद वांगमन से बन जाएगा। 318वां प्रश्न है, वांगमन से पदे क्या समासः? वांगमन से पद में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर मैं आपको बता चुकी हूँ। वांगमन से पद में है इतरेतर द्वंद समास। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा।
319वां प्रश्न है जाया च पतिश्च इत्यत्र समस्त पदम किम स्यात्। जाया च पतिश्च में समस्त पद क्या होगा? जब इनका समास होगा तो क्या बनेगा? जायापति, जमपति, दंपति या फिर उपर्युक्त सर्वाणी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अच्छे से आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 प्रकार के शब्द यहाँ पर बनते हैं, जायापति भी बनता है, जमपति भी बनता है और दंपति भी बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 320वां प्रश्न है पुत्रश्च पौत्रश्च इत्यत्र समस्त पदम किम स्यात्। पुत्रश्च पौत्रश्च में समास होकर समस्त पद क्या होगा? पुत्र पौत्रम, पुत्र पौत्रः, पुत्र पौत्रौ या फिर पौत्र पुत्रौ। तो यहाँ पर जो सही पद बनेगा वो बनेगा पुत्र पौत्रम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 321वां प्रश्न है अनेकम अन्य पदार्थे सूत्रेण कस्य समासस्य विधानम क्रियते। अनेकम अन्य पदार्थे सूत्र से किस समास का विधान किया जाता है? अव्ययी भावः, द्वंद्वः, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुषः। तो अनेकम अन्य पदार्थे सूत्र किसका विधान करता है? बहुव्रीहि समास का। अन्य पद के अर्थ की प्रधानता में अनेक सुबंतों का समास होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 322वां प्रश्न है कतिविधः बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? द्विविधः, त्रिविधः, चतुर्विधः या फिर षड्विधः। तो बहुव्रीहि समास मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि क्या है? ऐसा समास जिसमें घटक पदों में समान विभक्तियां होती हैं वो समानाधिकरण कहलाता है, और ऐसा समास जिसमें घटक पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होती हैं वो व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 323वां प्रश्न है प्राप्तम उदकम यम सा इत्यत्र समस्त पदम किम स्यात्। यहाँ पर समस्त पद क्या होगा? प्राप्तोदकम, प्राप्तोदकः, प्राप्तोदका या फिर प्राप्तमुदकः। तो यहाँ पर ये देखिए विसर्ग या गलत टाइप हो गया है, विसर्ग नहीं है, यहाँ पर है प्राप्तोदका। तो देखिए बहुव्रीहि समास में जो समस्त पद बनता है उसका लिंग और वचन अन्य पदार्थ के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है, जिसके लिए ये प्रयुक्त हो रहा है उसके अनुसार लिंग और वचन का प्रयोग होता है। तो हम विग्रह को जब देखेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सा, अर्थात स्त्रीलिंग है, एक वचन है। तो जब समस्त पद बनेगा वो बनेगा स्त्रीलिंग एक वचन में। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 प्राप्तोदका। स्त्रीलिंग का पद यहाँ पर बन जाएगा। 324वां प्रश्न है प्रपर्णः इत्यस्मिन् पदे कः समासः। प्रपर्णः पद में कौन सा समास है? अव्ययी भावः, बहुव्रीहि, तत्पुरुषः या फिर कर्मधारयः। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रपतितानि पर्णानि यस्यसः। गिर गए हैं पत्ते जिसके, ऐसा वह। तो यहाँ पर मध्यम पद का लोप होकर और पद बन जाता है प्रपर्णः। तो ऑप्शन नंबर 2 बहुव्रीहि यहाँ पर सही हो जाएगा। 325वां प्रश्न है द्वयंगुलम पदे कः समासः। द्वयंगुलम पद में कौन सा समास है? अव्ययी भावः, बहुव्रीहि, तत्पुरुषः या फिर कर्मधारयः। तो यहाँ पर द्वयंगुलम पद में बहुव्रीहि समास होगा और इसका विग्रह हो जाएगा द्वे अंगुली यस्य तत्। इस विग्रह में द्वयंगुलम पद यहाँ पर बन जाएगा। तो आगे संख्यावाची देखकर आपको इसमें द्विगु नहीं करना है। हालांकि यहाँ पर तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया, लेकिन परीक्षा में जो परीक्षक है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला ऑप्शन देगा द्विगु समास, और आप आगे संख्यावाची देखकर द्विगु कर सकते हैं। तो आपको केयरफुली वर्ड को देखना है, अच्छे से समझना है। यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। 326वां प्रश्न है चतुर्मुखः इत्यत्र कः समासः। चतुर्मुखः पद में कौन सा समास है? तो पूर्व में यहाँ पर भी संख्यावाची है, इसको देखकर भी आप द्विगु कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है चत्वारि मुखानि यस्यसः। इस विग्रह में यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 327वां प्रश्न है दर्शनीया भार्या यस्यसः।
इत्यत्र समस्त पदम किम स्यात्, दर्शनीया है भार्या जिसकी ऐसा वह। इसमें समस्त पद क्या होगा? दर्शनीया भार्या, दर्शनीय भार्यः, दर्शन भार्यः या फिर दृष्ट भार्या। तो यहाँ पर जो सही समस्त पद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दर्शनीय भार्यः। ये आपको बहुव्रीहि पढ़ाते समय मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया था कि अगर घटक पदों में स्त्रीलिंग इत्यादि कोई भी लिंग का प्रयोग हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर स्त्रीलिंग के पद भी प्रयुक्त हैं और अगर वो पूरा विग्रह किसी पुल्लिंग के लिए है तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो पुल्लिंग का पद बनाएंगे, ना कि स्त्रीलिंग का। तो यहाँ पर ये जो भार्या और दर्शनीय पद हैं ये स्त्रीलिंग के पद हैं, किंतु जब समस्त पद बनाते हैं तो इनका पुंवद भाव हो जाता है और पद बन जाता है दर्शनीय भार्यः। 328वां प्रश्न है वीर पुरुषः पदे कः समासः। वीर पुरुषः पद में कौन सा समास है, या फिर वीर पुरुष कः, इस प्रकार का पद भी, कप प्रत्यांत पद भी आपको दिया जा सकता है। तो इन पदों में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी भावः, तत्पुरुषः या फिर कर्मधार्यः। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, वीरा पुरुषः यस्मिन् सः इति वीर पुरुषः। तो बहुव्रीहि समास यहाँ पर सही हो जाएगा। 329वां प्रश्न है सर्वश्वेतः पदे कः समासः। सर्वश्वेतः पद में कौन सा समास है? कर्मधार्यः, अव्ययी भावः, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुषः। तो देखिए अच्छे से आपको पद को देखना है, समझना है। श्वेत पद देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर तो विशेषण का प्रयोग है, तो विशेषण का प्रयोग होने के कारण कर्मधार्य यहाँ पर होगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषण पदवाची बहुव्रीहि समास है। सर्वे श्वेता यस्मिन् सः, इस अर्थ में, इस विग्रह में सर्वश्वेतः पद बनता है और समास हो जाता है बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 330वां प्रश्न है व्यूढोरस्कः पदे कः समासः। व्यूढोरस्कः पद में कौन सा समास है? कर्मधार्यः, अव्ययी भावः, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुषः। तो व्यूढ़म उरुः यस्य सः, इस अर्थ में कप प्रत्यांत समासांत कप प्रत्यय होता है, व्यूढ़ोरस्कः पद बन जाता है और समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 331वां प्रश्न है चित्रा गावः यस्य सः इत्यत्र समस्त पदम किम स्यात्। चित्रा गावः यस्य सः का समस्त पद क्या होगा? चित्रा गावः, चित्र गवयः, चित्रागु या फिर चित्रगु। तो यहाँ पर जो सही समस्त पद होगा वो होगा चित्रगुः। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्याघ्रपादा इव पादौ यस्य इत्यत्र समस्त पदम किम स्यात्। व्याघ्र के पैरों के समान है पैर जिसके, यहाँ पर समस्त पद क्या बनेगा? व्याघ्रपादा, व्याघ्रपादौ, व्याघ्रपात या फिर व्याघ्रपादः। तो यहाँ पर सही समस्त पद बनेगा व्याघ्रपात। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 333वां प्रश्न है कंठे कालः यस्य सः इत्यत्र समस्त पदम किम स्यात्। समस्त पद क्या होगा यहाँ पर? कंठ कालः, कंठे कालः, कंठ कालः या फिर कालकंठः। तो यहाँ पर जो सही समस्त पद बनेगा वो बनेगा कंठे कालः। यहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं होगा और बिना विभक्ति का लोप हुए ही सप्तमी का पद यहाँ पर समस्त पद में आ जाएगा और कंठे कालः इस प्रकार का समस्त पद बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 334वां प्रश्न है निष्कौशाम्बिः पदस्य समास विग्रह अस्ति। निष्कौशाम्बी पद का समास विग्रह क्या होगा? बहिः कौशाम्बी, निर्गता कौशाम्बी, निष्क्रांतः कौशाम्ब्या या फिर अप्राप्ता कौशाम्बी। तो निष्कौशाम्बी का सही समास विग्रह होता है निष्क्रांतः कौशाम्ब्यः, कौशाम्बी से निकला हुआ। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अतिक्रांत अर्थ में निर का यहाँ पर निष्का कौशाम्बी पद के साथ यहाँ पर समास हो गया है। और कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। 335वां प्रश्न है जलजाक्षी इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। जलजाक्षी पद का समास विग्रह क्या होगा? जलजम इव अक्षी यस्यः सा, जलजे अक्षी यस्यः सा, जलजम अक्षी यस्यः सा या फिर जलजे इव अक्षिणी यस्यः सा। तो सही ऑप्शन जो है वो होगा
जलजे इव अक्षिणी यस्याः सा जलजाक्षी। 336वां प्रश्न है अनुरूपम पदस्य समास विग्रह शात। अनुरूपम पद का समास विग्रह क्या होगा? रूपाय योग्यम, रूपस्य योग्यम, रूपेभ्यः योग्यम या फिर रूपेण योग्यम। तो रूपस्य योग्यम इस अर्थ में अनुअव्यय का रूप के साथ समास होकर पद बन जाता है अनुरूपम। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा और समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। 337वां प्रश्न है पाषाण हृदयः पदस्य विग्रह शात। पाषाण हृदय पद का सही विग्रह क्या होगा? पाषाण एव हृदयः, पाषाण इव हृदयः, पाषाणवत् हृदयं यस्य सः या फिर पाषाणवत् हृदयः। तो सही विग्रह जो होगा वो होगा पाषाणवत् हृदयं यस्य सः। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा और समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 338वां प्रश्न है शैलोन्नतः पदे कः समासः। शैलोन्नतः पद में कौन सा समास है? तत्पुरुषः, कर्मधारयः, बहु अव्ययी भावः या फिर बहुव्रीहि। तो शैलोन्नतः पद में शैलेन इव उन्नतः इस अर्थ में हो जाएगा कर्मधारयः समास। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 339वां प्रश्न है यथाशक्ति पदे कः समासः। तत्पुरुषः, कर्मधारयः, अव्ययी भावः या फिर बहुव्रीहि। तो शक्ति अनुरूपम इस अर्थ में यथा अव्यय का शक्ति पद के साथ समास होकर पद बनता है यथाशक्ति और यहाँ पर सही ऑप्शन होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर देखिए ये विसर्ग नहीं है क्योंकि अव्ययी भाव समास की ये विशेषता है। ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पर विसर्ग आपको नहीं लगाना है क्योंकि अव्ययी भाव समास में जो समस्त पद होता है वो अव्यय हो जाता है। इस कारण अकारांत के अतिरिक्त और जो भी पद हैं वो आपको बिना विभक्तियों के, बिना विसर्ग इत्यादि के दिखाई देंगे। जो अकारांत वाले पद हैं उनमें नपुंसकलिंग हो जाता है। तो नपुंसकलिंग एक वचन का पद जैसे अनुरूपम इस प्रकार के पद आपको दिखाई देंगे, अतिमालम। लेकिन जो अकारांत के अतिरिक्त हैं उनमें आपको विसर्ग इत्यादि दिखाई नहीं देगा। तो ये भी एक अव्ययी भाव समास की विशेषता है जिसमें कि आप शब्द देखकर पहचान सकते हैं कि ये अव्ययी भाव है कि नहीं। तो यथाशक्ति पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। और आज का अंतिम प्रश्न है सुखातीतः पदस्य विग्रह किम स्यात्। सुखातीतः पद का विग्रह क्या होगा? सुखेन अतीतः, सुखम अतीतो यः, सुखात अतीतः या फिर सुखम अतीतः। तो सही विग्रह यहाँ पर होगा सुखम अतीतः। अतीत पद का द्वितीयांत के साथ समास होता है और वो कौन सा समास होता है? द्वितीया तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे समास के। इसके साथ ही समास का प्रकरण अब यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम कारक से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो कुछ विद्यार्थी बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि अगर मैं पहले टॉपिक बता दूं, तो मैं आपको बता रही हूँ अगले वीडियो में हम कारक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, कारकों को अच्छे से पढ़िए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।